मास। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूछा जाए तो मोशन ऑफ रॉकेट है। तो आज आपका टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन जो बड़ा एग्जाम्पल है वो ये है मोशन ऑफ रॉकेट। इसे हमें पढ़ना है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये रॉकेट है यहाँ पे, और इस रॉकेट का मास है m है मास, और अभी ये ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा था। अब कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, आफ्टर टाइम dt, तो थोड़े समय बाद जब देखा गया तो इसका रॉकेट का जो मास है वो बदल गया, क्योंकि यहाँ रॉकेट में से फ्यूल भी निकल रहा है। ये रॉकेट ऊपर कैसे जाएगा? इसमें से गैसेस निकल रही होंगी। अब ये जो गैस यहाँ से निकल रही होगी, फ्यूल, उसका मास है dm, और ये जिस स्पीड से निकल रहा होगा उसका कोई स्पीड हमने ले लिया, u ले लिया यहाँ पे। अब ये फ्यूल निकल गया, तो जब इतना मास कम हो गया, तो पहले मास m था, तो अभी कितना हो जाएगा? m माइनस dm हो जाएगा। और जब ये फ्यूल बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगा। इसका स्पीड जो v है वो बदल कर क्या हो जाएगा? v प्लस dv हो जाएगा। अभी इसका स्पीड यहाँ पे v था, टाइम dt v था, तो मैंने देखा कि फ्यूल निकल रहा है और रॉकेट की स्पीड बढ़ जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या देखा, या सबसे पहले क्या था? मास m और v स्पीड से जा रहा था। इसके तुरंत बाद की घटना कौन सी है? ये फ्यूल का निकलना। इसके तुरंत बाद जब फ्यूल निकलेगा तब क्या हुआ? स्पीड का बढ़ना। अब आपको ये पहले समझना होगा कि जिस समय ये फ्यूल निकला है, ये वाला, उस समय रॉकेट की वेलोसिटी क्या थी? जब फ्यूल निकला तो रॉकेट की वेलोसिटी क्या थी? v थी या v प्लस dv थी? क्या थी? v प्लस dv तब हुआ है जब फ्यूल निकल गया था। ये निकल गया तब स्पीड बढ़ेगा ना। मास जब घटेगा तब स्पीड बढ़ेगा। तो ये स्पीड कब है? जब फ्यूल निकला या उसके बाद? तो उसके बाद है। इसका मतलब जिस समय फ्यूल निकल रहा था उस समय रॉकेट की स्पीड क्या थी? v था कि v प्लस dv था? v था। तो इस वेलोसिटी पर फ्यूल निकला और उसके बाद तब रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ गई। समझ गए पहले बात क्या हुआ? पहले रॉकेट की वेलोसिटी v थी, और उसी v वेलोसिटी पे, क्योंकि फ्यूल का कंटिन्यू निकलना है और फ्यूल हरदम निकलता रहता है, तो v स्पीड पर जब फ्यूल निकल जाएगा, और जैसे ही फ्यूल निकलेगा तो वैसे ही रॉकेट की स्पीड फ्यूल निकलने के थ्रस्ट के कारण बढ़ जाएगा। इसलिए पहले वेलोसिटी v था, उसी वेलोसिटी पे फ्यूल निकला है, और फ्यूल निकलने के बाद तब इसकी स्पीड बढ़ गई है। बढ़ के कितना हो गया? v प्लस dv हो गया। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पे बच्चों हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालेंगे न्यूटन के लॉ से निकालेंगे, न्यूटन लॉ से निकालेंगे। तो अब चलो फोर्स निकाला जाए, फोर्स लिखा जाए। फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स है क्या? रेट चेंज इन मोमेंटम। फोर्स यही है ना, रेट चेंज इन मोमेंटम है। अब मोमेंटम का रेट चेंज, मोमेंटम में क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल माने dt के बाद उधर का मोमेंटम जो फाइनल चित्र बना है
उसका मोमेंटम पहले लिखना है। तो आप मोमेंटम क्या लिखते हो, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे m माइनस डी एम है और वेलोसिटी कितना है, v प्लस डी वी है। ये तो मोमेंटम ऊपर की तरफ है। उसी केस में फ्यूल नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ मैंने लिखा है और ये वाला मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसमें माइनस साइन लगाएंगे आप। माइनस साइन क्या लगाएंगे, माइनस डी एम इंटू यू लिखेंगे। ये मोमेंटम एक हो गया जो मैंने डी टी समय बाद दिखाया है फिगर। और शुरू में मैंने जो पहला फिगर दिखाया है उसमें m है और केवल v है। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम में केवल क्या लिखोगे, mv। और बच्चों फोर्स होता है ना डेल्टा p अपान डेल्टा t, मोमेंटम में चेंज अपान कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज हुआ। तो कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज हुआ, वो टाइम dt हुआ। अब यहाँ पे मोमेंटम में क्या चेंज हुआ और नीचे कितना समय लगा। तो कितना चेंज हुआ कितने समय में, यही फोर्स है। इसी को आप लोग पढ़ते हो ना, रेट चेंज इन मोमेंटम। अब इसके बाद बच्चों इसे ओपन करना, मेरे को ओपन करने जा रहा हूँ। F बराबर, चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, m का v में मल्टीप्लाई होगा तो mv आ जाएगा। फिर m का dv में मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू डी वी आ जाएगा। फिर माइनस डी एम का v में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी एम इंटू वी आ जाएगा। अब डी एम का डी वी में मल्टीप्लाई होगा तो डी एम इंटू डी वी आ जाएगा। इधर वाला तो हो गया। अब ये लिखो आप, यहाँ पे माइनस डी एम इंटू यू हो जाएगा, माइनस एम इंटू वी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जो टाइम है वो dt हो जाएगा। ये बात हो गया। अब इसमें देखो, ये जो टाइम है वो स्मॉल है। थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं। जो हम यहाँ पे एजम्पशंस लेंगे मतलब हम मान लेंगे और उसी के हिसाब से आंसर दिखाएंगे। तो बच्चों ये जो dm है ना, dm स्मॉल है, मतलब थोड़ा सा ही मास में चेंज हुआ है। dv भी स्मॉल है। और अगर दो बहुत छोटे मिल जाएं तो इतने छोटे हो जाएंगे कि उसे लिखना ही नहीं चाहिए, उसे देखना भी नहीं चाहिए। इसलिए उसे हमने क्या लिख दिया, नेग्लिजिबल। पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ, ये नेग्लिजिबल लिखा है। वाइट पट्टी और बढ़ा दो, अब दिख रहा होगा। ये नेग्लिजिबल हो गया। तो क्या नेग्लिजिबल हो गया, dm और dv का मल्टीपल, मतलब dm इंटू डी को आपको छोड़ना है। अब बच्चों यहाँ वापस आ जाओ, ये प्लस mv बोर्ड पे देखें, ये प्लस mv और ये माइनस mv कैंसिल हो गया। और हमने बोला था कि ये इतना छोटा है कि इसे लिखेंगे नहीं, ये वैसे ही बाहर हो गया बिना लिखे पढ़े। अब जो बचा है उसी को देखो, थोड़ा ऊपर किया। अब आप यहाँ पे F का मान लिखोगे बच्चों, फोर्स F बराबर, देखो m के साथ dv है, तो m के साथ dv है तो यहाँ लिख दिया, चलो हो गया। और यहाँ पे देखो dm इंटू वी है और यहाँ पे भी dm इंटू यू है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है। तो मैं माइनस dm अगर कॉमन ले लूँ तो बच्चों यहाँ पे v मिलेगा और वहाँ पे u मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, u प्लस v लिखेंगे। v प्लस u भी लिख सकते हो, पर ABCD जब पढ़ते हो तो v के बाद u नहीं आता, u के बाद v आता है, इसलिए u के बाद ही v लिखना चाहिए। वैसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे टाइम dt से डिवाइड कर दो और यहाँ भी टाइम dt से डिवाइड कर दो। इससे कोई समस्या तो नहीं हो रही आपको? चलो हो नहीं रही तो आगे बढ़ें। u किसकी वेलोसिटी है, फ्यूल की।
v किसकी वेलोसिटी है? फ्यूल की वेलोसिटी u तब है जब रॉकेट की वेलोसिटी v है कि v प्लस dv है। जिस समय फ्यूल निकला उस समय रॉकेट की वेलोसिटी v प्लस dv था। हाँ, अभी शुरू में ही बताया और 2 सेकंड बाद पूछा तो फिर आप भाग गए। जब रॉकेट से फ्यूल निकल रहा है उस समय फ्यूल की वेलोसिटी u है, तो बताओ जिस समय फ्यूल निकला उस समय रॉकेट की वेलोसिटी क्या थी? v थी कि v प्लस dv? तो फ्यूल निकलते समय रॉकेट की वेलोसिटी क्या थी? तो फ्यूल निकलते समय रॉकेट की वेलोसिटी से मतलब है ना, उसके आगे क्या हुआ उसे क्या मतलब है? जिस समय फ्यूल निकला उस समय रॉकेट की वेलोसिटी v थी और v ऊपर था और फ्यूल u नीचे जा रहा है, तो ये u प्लस v को हम क्या लिख सकते हैं? अगर दो मोशन एंटी पैरेलल है और उनके दोनों के वेलोसिटी अगर दिए हैं, तो मान लो कि एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है, तो अगर मैं v1 प्लस v2 लिखूं तो मैंने किस चीज़ को, वो क्या बता रहा है? v1 प्लस v2 क्या है? वो पहले की भी नहीं है, दूसरे की भी नहीं है, तो है वो क्या है? रिलेटिव है। तो फिर ये क्या है? रिलेटिव ही हुआ। किसका है? हमारा इंटरेस्ट किस में है? फ्यूल में। डीएम मास किसका है? फ्यूल का। तो जब मास फ्यूल का है तो वेलोसिटी क्या पहाड़ का होगा, किसी कार का होगा? जब मास फ्यूल का है तो वेलोसिटी भी फ्यूल का लिखो। इसीलिए u पहले लिखा है और v बाद में लिखा है, क्योंकि फ्यूल का मास dm है तो फ्यूल की ही वेलोसिटी पहले आनी चाहिए। यही मतलब है ना, जिसने सब कुछ बनाया पहले उसी का नाम लेते हैं ना लोग। तो जब फ्यूल का मास है तो फ्यूल का वेलोसिटी भी हो। अब u प्लस v किसका वेलोसिटी लिखेंगे? रॉकेट का वेलोसिटी रिलेटिव टू फ्यूल, ये लिखना उचित है कि फ्यूल की वेलोसिटी रिलेटिव टू रॉकेट, ये लिखना उचित है। तो जो उचित है वही तो काम करना है। तो मैं u प्लस v को क्या लिख दूं बच्चों? अब आप बताओ ना, u प्लस v को मैं क्या लिख दूं? आप कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि आप खुद भी नहीं सुन पा रहे होंगे। ऐसा बोलो कि हम भी सुन लें। तो u प्लस v को आप लिखोगे u रिलेटिव, REL, ये लिखा गया u रिलेटिव। अब u रिलेटिव इसका प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिलेटिव टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिलेटिव टू रॉकेट। इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिलेटिव टू रॉकेट, राइट? ये u रिलेटिव है यहाँ पे। अब उसी को मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आप क्या लिखोगे? F बराबर mdv अपान dt माइनस u प्लस v का मतलब क्या हुआ? u रिलेटिव, और यहाँ पे dm अपान dt हो गया। समझ आया? ये फोर्स हो गया, ये आपका फाइनल प्रेजेंटेशन हो गया। न्यूटन्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है F नेट बराबर m है, और F नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F नेट की जगह क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब mdv/dt को किनारे करना पड़ेगा, क्योंकि F नेट वही होगा जो मास इनटू एक्सेलरेशन बना होगा। अब यहाँ से बच्चों आगे बढ़ते हैं आप। अब आप लिखोगे mdv अपान dt, और ये इक्वल टू आ जाएगा F प्लस u रिलेटिव और dm अपान dt हो गया। अब देखो, इसको मैं लिखूँगा F नेट, इसको मैं क्या लिखूँगा? F नेट, ये नेट फोर्स है। तो अगर ये F नेट है तो इसे मैं क्या लिखूँगा? केवल F तो नहीं लिखेंगे अब। और जब इसमें नेट लगा दिया तो उसमें भी कुछ नीचे लगा दो। अब ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल। तो जब यहाँ लिखे तो यहीं लिख दो, और यहाँ मत लिखना, यहाँ लिख दो, यहीं से इक्वेशन बन रहा है। प्लस यहाँ पे जब आप लोगों ने पढ़ा है कि मास के चेंज होने से अगर कहीं भी फोर्स लग जाए, मास के बदलने से,
मास के चेंज होने से कहीं फोर्स लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। एक दिन आपको पढ़ाया था कि बैलून में से 10 किलोग्राम पर सेकंड के रेट से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से एयर निकला तो बैलून पर कितना फोर्स लगेगा। ये नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल भी है। तो वो मास के बदलने से अगर फोर्स लग रहा हो जहाँ भी, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कब आएगा, जब मास के बदलने से लगेगा फोर्स। तो बच्चों ये थ्रस्ट हो गया। अब एक्सटर्नल प्लस आप लिख सकते हो थ्रस्ट। अब यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा दो। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। बच्चों ये फार्मूला आपके साथ अब आ चुका और आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे ये मेन फार्मूला हुआ वेक्टर प्रेजेंटेशन में, और ये सवाल वाल लगाने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि एक्सटर्नल फोर्स इतना है, थ्रस्ट इतना है, तो रॉकेट पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप वेक्टर में दोनों को सम कर लेंगे। एनसीईआरटी में आप देखोगे इसी पे कोई एक आध दो क्वेश्चन किताब में दिया है, फोर्स ही दे दिया है, नेट पूछ लिया है, तो आप इसको लगा लेंगे और बाकी टेक्निकली हम इसको यूज़ करेंगे। अब फार्मूला तो हमें मिल गया, लेकिन अब हम इसे कैसे अप्लाई करें, अब उसको भी समझना है कि हम कैसे अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए आपके सामने कार खड़ी हो गई, अब ये ज़रूरी नहीं कार को चलाओगे कैसे। कई लोग देखो कार सीखते हुए चलते हैं तो कहीं लड़ा भिड़ा के कुछ और कर लेते हैं। इसलिए पहले सही तरीका होना चाहिए कि हम इसे लगाएंगे कैसे, तब सही सवाल आएगा। अब चलो इसको यूज़ करने की बात शुरू करते हैं। फार्मूला में एक किनारे ऐसे कर दिया, आपको दिखता रहेगा। और अब बच्चों अप्लाई करने में कौन कौन से टर्म हैं उसे ज़रा समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आखिरी वाला ले रहा हूँ, dm/dt। सबसे आखिरी में क्या लिखा है, अब पहले उसी का लिखता हूँ बात। ये dm/dt है क्या, dm/dt का नाम है मास फ्लो रेट। क्या नाम है, मास फ्लो रेट। तो ये मास पर सेकंड कितना फ्लो हुआ, तो मास फ्लो रेट हुआ। और ये बच्चों dm/dt को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा। इसका नोटेशन क्या लिखा, लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू dm/dt। जहाँ भी हम लैम्डा लिखेंगे तो आप उसे समझोगे कि मास पर सेकंड है। कोई नोटेशन लेना था तो मैंने यही ले लिया। अब ये लैम्डा इक्वल टू dm/dt हुआ। अब इस लैम्डा की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये लैम्डा क्या है, ये रिलेशन है ना। dm/dt क्या होता है, जहाँ भी हम जैसे y बराबर f(x) लिखेंगे तो ये फंक्शन है, और अगर dy/dx कर देंगे तो ये रिलेशन है। फंक्शन का मतलब y x को जानता है और dy/dx का मतलब y x के रिलेशन में है। तो यहाँ पे ये रिलेशन में है। अब अगर दोनों की वैल्यू बढ़ रही हो तो प्लस लेना, अगर इसमें एक बढ़ रही हो और एक घट रही हो कोई भी, तो माइनस लेना। अब टाइम तो कभी घटने वाला है नहीं कि टाइम घटा लोगे, टाइम नहीं घटता ना, इसीलिए 2025 में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि टाइम घटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। अब टाइम को हमें घटा नहीं सकते, तो टाइम तो बढ़ना ही है। अब टाइम के साथ मास भी बढ़े तो प्लस लगाना, और टाइम तो बढ़ेगा ही, लेकिन मान लो मास घटने लगे तब आपको माइनस साइन लगाना। तो कब प्लस लगाएंगे समझ आया, और कब माइनस लगाएंगे वो भी समझ आया। तो अगर मान लो इसको मैं आपसे पूछूं कि क्या समझ में आया, तो आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे ना, मास इंक्रीजेज विथ टाइम। क्या लिखोगे, मास इंक्रीजेज विथ टाइम। और बच्चों यहाँ पे नेगेटिव तब लेना है जब मास घटने लगे, मास डिक्रीजेस विथ टाइम। तो कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा, ये बात पहली बात हो गई। तो मास या तो टाइम के साथ बढ़ेगा और या तो घटेगा। अब प्लस माइनस साइन लगाना तो समझ आ गया।
अब इसे सवाल में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो भी समझना है। अब उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बच्चों कंटेनर है और ये कंटेनर अभी चल रहा है, मोशन वाला टॉपिक है तो चला ही दो, चल ही रहा है। और ये t बराबर 0 पर, मतलब जैसे ही मैंने शुरू किया पढ़ना उस समय इसका मास m लिखा हुआ है, तो t टेंडिंग टू 0 पे मास क्या है, m है। अब मान लो जैसे ये चलना शुरू किया वैसे ही लैम्डा रेट से, मतलब मास पर सेकंड लैम्डा रेट से पानी बरसने लगा। आजकल देखो कभी बरसात हो जाता है, तो मान लो जैसे चला वैसे बरसात शुरू हो गया। अब ये बरसात शुरू हो गया तो टंकी में पानी भर रहा है। अब हमें अब कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ गई, हमें कोई ज़रूरत पड़ा लगाने का सवाल, कुछ निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने किस टाइम पे मेरे को ज़रूरत पड़ी, टाइम t पर, एट टाइम t। तो उस समय इसका मास तो अब बदल गया होगा। अब टाइम t पर इसका मास हमने स्मॉल m लिखा। देखो अभी क्या था, कैपिटल M, और अभी क्या हो गया, स्मॉल m। अब जो मन में आया लिख सकते हो, मैंने स्मॉल m लिख दिया। वही मेरे को लिखना भी है क्योंकि यही यहाँ भी लिखा हुआ है स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, मास एट इंस्टेंट। जिस समय आप कैलकुलेशन करोगे, जिस समय आप पढ़ रहे हो, उसी समय का मास स्मॉल m होता है। तो अब यहाँ पे स्मॉल m लिखना था, मेरे को लिख दिया। तो एट टाइम t मास स्मॉल m इक्वल, बच्चों अब स्मॉल m बराबर क्या होगा, कैपिटल M और प्लस लैम्डा इंटू t हो गया। समझ आया। तो पहले t बराबर 0 पे मास कैपिटल M था, t समय तक पानी उसमें इकट्ठा हुआ रेट लैम्डा से, तो t समय पे मास क्या लिखोगे, m प्लस लैम्डा t लिखोगे। इसी तरह से दूसरा भी केस हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर ट्राली में एक लोग बालू भर लिए। अब बालू का मास कैपिटल M है ट्राली सहित, और यहाँ पे t टेंडिंग टू 0 है। और बच्चों ऐसे कंटेनर में बालू भराया जिसमें नीचे होल बना हुआ था। अब अगर नीचे होल बना हुआ है तो ये जो बालू है, सैंड है, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा। अब जब नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा तो इसका मास तो घटना शुरू हो गया। अब किस रेट से मास डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा ले लिया जाए। और अब मैं इसी ट्राली को कोई चीज़ हमें पढ़ना था और t टाइम पर, बच्चों मैं t टाइम पर इस ट्राली का स्टडी करना शुरू किया। तो यहाँ पर ऐसे ये सारा मास, ऐसे बालू गिर रहा है। तो t टाइम पर इसका मास कितना हो जाएगा। अब तो पहले कैपिटल M था, अभी हम एट t लिख दिया, तो एट t पर इसका मास स्मॉल m हो जाएगा। इसी को स्मॉल m मैं लिखूँगा। भाई स्मॉल m हमेशा क्या है, मास एट इंस्टेंट है। तो बच्चों अब मैं फिर लिखूँगा मास m, और आप बताओगे, तो बताओ ना मास m बराबर कितना हुआ, m प्लस की m माइनस। तो कब माइनस लगाएं कब प्लस लगाएंगे, समझ में आ रहा। जैसे मान लो किसी ट्राली में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और ट्राली स्कूल की ट्राली है, स्कूल बच्चों को ले जा रहा है और आज टेस्ट होने वाला है, और एक एक बच्चा ट्राली से कूद कूद कर भाग रहा है। तो वहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो माइनस ऐसे ही माइनस लगेगा। तो यहाँ पे m माइनस लैम्डा टी हो गया, वो m प्लस लैम्डा टी हो गया। एक बात हम लोगों ने समझ ली। अब मैंने बच्चों आपको कौन सी बात समझाई, दो बात पे फोकस करा दिया। एक मैंने आपको ये बताया कि dm अपान dt माने लैम्डा है, और उसकी वजह से हमने क्या पता किया, m पता किया। उधर का और इधर का बात समझ आ गया। अब हमारे पास u रिलेटिव और
एक्सटर्नल फोर्स समझना है। ये तो dV/dt आपको निकालना पड़ता है। अब हमें U रिलेटिव और एक्सटर्नल फोर्स को समझना है कि उसे कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। अब बच्चों अगला पॉइंट सुनो। जैसे U रिलेटिव है ना, तो U रिलेटिव क्या है, इसमें अपने एग्जाम्पल में आपने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिलेटिव टू रॉकेट। अपने स्टेटमेंट में मैंने इसी को दिया है कि वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिलेटिव टू रॉकेट। अब फ्यूल निकल रहा होगा किसी वेलोसिटी से, तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी आपको लिखनी है, फ्यूल की स्पीड नहीं लिखनी है। फ्यूल की स्पीड लिखनी है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में लिखनी है। जिससे डिटैच्ड हो रहा उसके साथ उसका रिलेटिव क्या था, रिलेटिव माने उसके साथ उसका रिलेशन क्या था, वो लिखना है। कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल में आप ये देखो कि मैं यहाँ पे दो तीन ट्राली बनाता हूँ। जैसे मैंने तीन चार ट्राली बना दिया। अब इसमें मेरे को रिलेटिव लिखना है। अब आपको दिखाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये ट्रॉली जा रही है, इसमें इसकी तरफ इसको खींचा जा रहा है, मोशन इधर है, ट्रॉली का मोशन इधर है, इधर की तरफ। और इसमें मान लो कि इधर ये मान लो कि इस ट्राली में से कोई गैस इजेक्ट हो रही है, इसमें से गैस इजेक्ट हो रही है, और ये वाला वेलोसिटी जिससे भी ये निकल रहा होगा उसका रिलेटिव वेलोसिटी ही क्वेश्चन पेपर में देता है। आपको रिलेटिव निकालना नहीं होता, वो पेपर में जब सवाल देगा टीचर तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी ही वो लिखेंगे। आपको रिलेटिव वेलोसिटी कभी नहीं निकलवाएं, क्योंकि एग्ज़ाम नीट का है। आसान सवाल, छोटा सवाल, कॉन्सेप्ट पूछते हैं, आपको वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनाते। अब मोशन उधर है, रिलेटिव इधर है, फ्यूल इधर निकल रहा है। तो जब फ्यूल इधर निकल रहा है तो इस रिलेटिव वेलोसिटी में आपको साइन क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है। अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्यूल निकल रहा है तो इस रिलेटिव वेलोसिटी जो भी दिया होगा उसमें आपको नेगेटिव साइन अपने से लगाना पड़ेगा। तो साइन आपको अपने से लगाना पड़ेगा। रिलेटिव की वैल्यू तो पेपर में दे देगा। अब वहाँ पे रिलेटिव की जगह आपको वैल्यू वो लिखनी है, लेकिन प्लस साइन होगा कि माइनस, ये आपका बुद्धि से लिखना होगा। तो जब एंटी है, मोशन के अपोजिट है, तो साइन माइनस लगेगा। अब बच्चों इसी तरह से अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। हम दूसरा पूछेंगे तो आप बता ही दोगे। चलो बता ही दो एक बार और। अब देखो ये ट्रॉली इधर जा रही है, इधर बच्चों ट्रॉली में मोशन है और इसमें फ्यूल निकल रहा है। अब फ्यूल तो किधर भी निकल सकता है, मान लो इधर ही निकल रहा है, इधर रिलेटिव स्पीड u रिलेटिव से, तो ये मोशन के डायरेक्शन में है, तो u रिलेटिव का साइन इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा। जब u रिलेटिव की वैल्यू रखना तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखना। देखो जहाँ गलती होती है बस यही सब पॉइंट है। आप वैल्यू रख रहे हो, साइन नहीं समझ आ रहा, प्लस लिखें कि माइनस लिखें, उसी में चौपट होता चला जा रहा, सवाल पे सवाल गलत होता चला जा रहा है। और जब आप सारे कॉन्सेप्ट को जान गए तो कैसे गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो कब प्लस लगेगा, कब माइनस, समझ में आया। अब देखो तीसरी बात आती है यहाँ पे। अब जैसे मान लो इस जगह ये ट्रॉली है, जा रही है, इधर मोशन है बच्चों, मोशन इधर है, इसका कलर, चलो इधर की तरफ मोशन है।
इधर मैंने मोशन दिखाया, इधर वेलोसिटी दिखा रहा है, कुछ वेलोसिटी से ट्रॉली जा रही होगी, मोशन का डायरेक्शन ये है। और ये बच्चों वही बालू भरी ट्राली है। एक लोग अपना घर बनवाने ले जा रहे थे बालू भर कर, और ये बालू सड़क पर गिर रहा है और घर के बजाय सड़क बन रहा है। अब ये बालू यहाँ पे गिर रहा है और ये बालू में कोई स्पीड नहीं है। इसमें लिखा है कि सैंड इज फॉलिंग। सैंड इज फॉलिंग का मतलब कोई स्पीड से नहीं गिर रहा है, बस वो होल है उसकी वजह से गिर रहा है। अब यहाँ पे सैंड फॉलिंग, सैंड इज फॉलिंग, ये फॉलिंग वर्ड लिखा हुआ, फ्री फॉल वाला केस हुआ कि फॉलिंग माने गिर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई अपनी स्पीड नहीं है। अब अगर ये बालू गिर रहा है और वेलोसिटी नहीं दिया तो रिलेटिव की ज़रूरत पड़ेगी सवाल लगाते समय। सवाल में रिलेटिव का एक कॉलम है ना, यू रिलेटिव dm/dt, उसमें वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे यू रिलेटिव हम क्या लिखें? मान लो इसकी मोशन हमने ले ली 10 मीटर पर सेकेंड है और इधर मैंने लिख दिया फॉलिंग। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगा ना कि यू रिलेटिव क्या लिखूं। यहाँ बाकी जगह तो यू रिलेटिव दे दिया था, जो दिया वो लिख लिया। यहाँ पे तो यू रिलेटिव की वैल्यू ही नहीं दिया, तो फिर मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, समझना है। अब नहीं दिया तो यू रिलेटिव तो जीरो ही लिखना चाहिए। अब ये यू रिलेटिव जीरो कैसे हुआ ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे चलती हुई कार से या चलती हुई बस से किसी आदमी को सड़क पे उठा के रख दिया जाए, वही बस में आदमी बैठा था, उसको सड़क पे उठाया छोड़ दिया, तो उस बस की स्पीड और उस समय छोड़ते समय आदमी की स्पीड या दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अलग अलग होगा कि इक्वल होगा? इक्वल होगा। न्यूटन के लॉ से जो चल रहा है चलता ही रहेगा, जो रुका है रुका ही रहेगा। इसी तरह से जब बच्चों ये बालू यहाँ से जब गिरा ना, तो इस बालू के पार्टिकल में वही वेलोसिटी है जो ट्राली की वेलोसिटी। बालू इधर ही जाएगा। उसी तरह से जैसे आप लोगों ने पढ़ा था हेलीकॉप्टर से पैकेट छोड़ा तो पैकेट की वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के बराबर थी, तो जब हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी को पैकेट उसी के साथ आगे चलता हुआ दिखा और ग्रेविटी से नीचे भी दिखा, तो वो भी क्या है, दोनों एक ही तरफ चलते हैं। तो ऐसे जब दोनों की वेलोसिटी मान लो ये भी है और ये भी है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम यू रिलेटिव लिखेंगे तो दोनों एक ही तरफ है तो जीरो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहाँ भी सवाल में ऐसा कुछ लिखा होगा ना तो यू रिलेटिव जीरो लेना, तब सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। अभी ये बात हो गया। अभी एक बात और आपको बता दूं, ये हो गया।